यहाँ पे मेरा जो है स्पर्म बन चुका है। अब यहाँ इस पॉइंट पे स्पर्म बनने के बाद, सॉरी वर्ड समझिएगा, यहाँ पे सीमेन बना है। क्या बना है? सीमेन। स्पर्म अभी नहीं कहलाएगा, ठीक है। सीमेन, सीमेन और स्पर्म में शायद लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे फर्क, बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। सीमेन जो होता है वो काफी ठीक होगा, वो मूवेबल नहीं होगा, वो आगे बढ़ने की वो उतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जो उस तरह का थिक मटेरियल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सीमेन। और जो पानी की तरह हो जाएगा, जो अच्छे से मूव कर पाएगा, उसके कंपैरिजन में वहां से उसको बोलेंगे स्पर्म। क्लियर है? तो जो ये हमारा ये सीमेन प्रोड्यूस कर रहा है, अब सीमेन को तुम देखो, सीमेन तो नीचे है, नीचे से ऊपर इसको जाना है, जाना है इस रास्ते से, जाना है ना, यानी कि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। और एक तो साला क्या बोलते हैं कि ये इतना थिक है, जेली टाइप का, पानी रहता तो एक बार को खींच भी लेता। हाँ, तो ये, लेकिन ये किस तरीके से खिंचाएगा? क्योंकि ये तो, इसको तो चलने में ऐसी दिक्कत है ना, इमूवेबल है, ठीक है। क्लियर है? अब एक बटर को मूव करना और एक पानी को मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, बटर तो ऐसे चिपचिपा रहेगा, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो दिक्कत है। तो क्या होता है कि यहां से जो ये जो नस है, जहां से ये सीमेंट जो है ऊपर की ओर जाएगा यहां पे, तो ये जो पाइप है जो इसको ऊपर ले जाता है खींच खींच के, प्रेशर के वजह से, उसी को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। देखो आप लोगों को जो लिखा थे उसमें कहीं मेंशन है वास्ट डिफरेंस? समझ में आया? वास्ट डिफरेंस का क्या काम है? यही वो रास्ता है जो स्पर्म को ले जाता है, सीमेन को ले जाता है ऊपर की ओर। अब ये कैसे ले जाएगा? हाँ, उतने बड़े सीमेन को या ज्यादा सीमेन को तो नहीं ले जा सकते, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि थिक भी और ग्रेविटी भी अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई कि थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ले जाके वहां जमा करते रहेंगे। कैसे? चूहा जब अपना बिल में ले जाके खाना जमा करता है तो थोड़ा थोड़ा ले जाता है, ये नहीं कि एक बार में पूरा मुंह बोला भर के ले गए बिल में, नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दाना चुनता है और ले के एक समय पूरा, समझ रहे हो ना? तो वैसे करके धीरे धीरे जाएगा और जो है स्पर्म ऊपर भर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मेरे पास एक्स्ट्रा सिस्टम आया है, एक है मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब ये दोनों क्या करता है वो बताइए। देखिए, सेमिनल वेसिकल जो है ये एनर्जी देता है उस सीमेन को। एनर्जी में क्या देगा? फ्रक्टोज देगा। क्या देगा? फ्रक्टोज, एक फ्रूट का शुगर। जो शुगर आपको फ्रूट खाने से मिलता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। जो शुगर आपको अनाज खाने से मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट आपको अनाज खाने से मिलेगा, उसको माल्ट शुगर बोलेंगे, माल्टोज। क्लियर है? क्लियर है ना? जो ग्लूकोज एकदम चीनी उनी खाने से मिलेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ये एक ग्लैंड है, ये बॉडी से, अब आप जो भी फ्रूट खा रहे हो भाई, उससे फ्रक्टोज एक्स्ट्रा जो बन रहा हो लेके अपने पास रख लेता है, और ये स्टोर करके रखता है कि जब भी स्पर्म यहां पे आएगा वो स्पर्म को एनर्जी दे देगा। यानी कि सीमेन अभी तक जो था वो एनर्जी लेस था। ये बात तो समझ में आ गया होगा। और सीमेन का वैसा कोई वैल्यू अभी नहीं है, एक तो वो थिक है, ऊपर से कोई एनर्जी भी नहीं, अभी वो कोई भी बेबी को जन्म देने के कैपेसिटी में ही नहीं है, उसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन का कोई पावर ही नहीं है अभी सीमेन के पास। क्लियर है? इतना चीज उस पर मिलता है तब वो एक स्पर्म बनता है। क्लियर है? तब सीमेन जब यहां पे आता है तो सेमिनल वेसिकल जो है भैया, सेमिनल वेसिकल उसके अंदर फ्रक्टोज छोड़ देता है। छोड़ दिया, चलिए एक काम वहां पे हो गया। फ्रक्टोज के मिलने के बाद वो जो गाढ़ापन था सीमेन का वो थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। उसको फर्दर आगे भेजा जाता है और आगे प्रोस्टेट ग्लैंड पे उसकी मुलाकात होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहां पे भर भर के पानी छोड़ देता है। और कैसा पानी? नॉर्मल पानी नहीं, अल्कलाइन पानी, बेसिक नेचर का पानी। किस नेचर का पानी? यानी कि वो जो स्पर्म अब बन गया है, अब पानी ज्यादा मिल गया और पहले से थिक था तो हो गया ना थोड़ा सा मूवेबल टाइप। क्लियर है? तो अब वो बन गया है स्पर्म। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड पे आते आते उसकी जर्नी सीमेन से स्पर्म बनने की कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? और उसके पास अब क्या क्या हो चुका है? एक तो फ्रक्टोज अपने अंदर कैरी किया हुआ है और अल्कलाइन वाटर कैरी किया हुआ है। अल्कलाइन वाटर क्यों कैरी किया रहता है? क्योंकि ओवेरी में जब वो जाता है तो ओवेरी का मीडियम कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। वहां पे 99% स्पर्म तो मारे जाते हैं, इसी वजह से मर जाते हैं। इनको गर्म, आप देखो जो भी स्पर्म डोनेट करता है तो कोई मूवी वगैरह में दिखाता है उसको फ्रीज पे स्टोर किया जाता है स्पर्म वगैरह को, क्योंकि इनको ज्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं है और एसिडिक मीडियम भी बर्दाश्त नहीं है। और ओवेरी और पूरे बॉडी में, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किधर का रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही। आप दोनों का बराबर, हम लोग इंसान नहीं है, दोनों का बराबर
रहता है। मगर हम कह रहे हैं कि देखो ये टेम्परेचर, यहाँ का भी जो टेम्परेचर होगा और जो फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी और बॉडी पार्ट्स के टेम्परेचर से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है तो स्पर्म वहां जिंदा रह पाएगा नहीं ना, तो स्पर्म के मरने के चांसेस 99% होते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए हम और आप विजेता हैं, क्योंकि हम लोग इतने मुश्किलों के बाद भी जीते हैं और इस धरती पे आए हैं बेबी बन के। समझ में आए, समझ में आए। चलिए तो भैया यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, सॉरी दीदी भैया बहन एक ही बात है, तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एसिडिक मीडियम पे भी मारे जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से मारे जा रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम का इलाज ये प्रोस्टेट ग्लैंड कर दिया। क्या कर दिया, ये अल्कलाइन दे दिया कि वहां पे एसिडिक मिलेगा भी तो अल्कलाइन और एसिडिक मिलके न्यूट्रल रहेगा, ज्यादा खराबी नहीं होगा। हाँ गर्मी का तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता है, अब वो तो जो होगा किस्मत में उस स्पर्म का हो जाने का। ठीक है, ठीक है। अब फाइनली प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के स्पर्म जो है इस रास्ते से हो करके और इजैकुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे इजैकुलेशन हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है और यही स्पर्म जो है फिर फीमेल ओवरी के अंदर चला जाता है। क्लियर है, और फिर प्रेगनेंसी होता है। अच्छा ये देखिएगा, ये क्या जिक्र किया गया, ये जो मस्कुलर पार्ट है, ये जो मसल है, इसी को बोला जाता है पेनिस, इसी को बोला जाता है पेनिस। पेनिस बस एक मीडियम है जो एक रास्ता देता है आपके यूरिन को और स्पर्म दोनों को निकलने को, ठीक है, और एक मीडियम है जो ओवेरी तक जाने को कनेक्ट करने का रास्ता बनाता है। क्लियर है, जिससे ट्रांसमिट करना, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, बस। और पेनिस का कुछ काम नहीं है। तो ये मेन पार्ट तो नहीं है। मेन पार्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये होता है टेस्टिस। मेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। भैया स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो क्या कर लोगे, कहां से होगा, है ना, समझ में आया ना। यूरेथ्रा क्या है जी, कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म बोथ। क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहां तक हमारा खत्म होता है। अच्छा पेनिस का तो आपको फंक्शन लिखा हुआ है, डिपॉजिट स्पर्म इनटू वजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और इसी के अंदर पाया जाता है हमारा यूरेथ्रा। क्या पाया जाता है, यूरेथ्रा। क्लियर है। पेनिस बस एक मस्कुलर पार्ट है, ठीक है, इसका उतना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है जितना टेस्टिस का है। मेन तो क्या है, टेस्टिस, और यूरेथ्रा एक रास्ता है, एक कॉमन पासेज है जहां से यूरिन प्लस स्पर्म दोनों निकलता हो। क्लियर है बात भाई, क्लियर है, कोई डाउट। अब फीमेल में आते हैं, क्लियर है। चलिए देखिएगा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का लिखा है नहीं है, हाँ इसीलिए हम पढ़ाना ही बेटर है, छोड़ो आपको ले जाना। इधर देखिए जी, इधर से जो स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब स्पर्म यहाँ से निकल के यहाँ पे एंट्री मारा, यानी कि वो ये वाला जो पेनिस है यहाँ पे जाएगा वजाइना के अंदर, और स्पर्म यहाँ पे एंट्री करके इधर से इधर जाता है या इधर से इधर जाएगा। अब एक ही स्पर्म जाएगा, आपको तो पता है कि बहुत मरी जाता है, ठीक है। अब वो जो आप लोग बहुत 10th क्लास में जो लोग आता है, वो पिछला क्लास में तो पूछ रहा था हमसे कि ट्रांसजेंडर में कैसे होता है, ट्विंस कैसे होता है, वो सब बताएंगे। पहले एक सिंपल बेबी का समझ लो, ठीक है, सब बताएंगे। एक स्पर्म यहां से गया और यही स्पर्म जीत के एसिडिक मीडियम से, गर्मी से, टेम्परेचर से, सबसे जीत जात के पहुंच गया किसी तरह। अब या तो इधर गया या तो इधर गया। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। यहीं पे बनता है एग। क्या बनता है, एग बनता है। ये एग यहाँ पे बनता है और ये एग जाकर के यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। सेम ये ओवेरी भी, जैसे टेस्टिस 2 पेयर था वैसे ओवेरी भी 2 पेयर है। यहां से एग बना और यहाँ पे जाके एग जो है आ गया, ठीक है। बनता एग कहाँ पे है, ओवेरी में। चला कहाँ जाता है, इसको कौन सा ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब स्पर्म गया, आपको एक रास्ता में गया होगा, अगर इधर गया तो यहाँ पे स्पर्म इससे जाके मिलता है और ये स्पर्म इससे जाकर के मिलता है। तो इसी प्रोसेस को, जब स्पर्म और एग मिला तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फर्टिलाइजेशन। अब पूछेगा कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर, ये ट्यूब का क्या नाम था, क्या नाम था। क्लियर है बात, समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर है ना, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कि पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल स्पर्म मीट्स या फ्यूज विद द फीमेल एग सेल्स विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओवेरी ऑफ द, ठीक है, एंड रीचेस द फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब सिर्फ इस नली को बोला जा रहा है, ओवेरी उसमें है, कनेक्टेड है, आउटसाइड कुछ नहीं बोलेंगे भाई। यहां ओवेरी है और ये जो ट्यूब है इसको फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, बस कनेक्टेड है क्योंकि इसको यहां पहुंचना है, ठीक है। एक सेल बनेगा मेरा ओवेरी में और वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में वो इंतजार कर रहा है किसका? स्पर्म का। क्लियर है? स्पर्म आएगा, उससे मीट करेगा और यही कौन सा प्रोसेस कहला जाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब पूछ देगा वेयर डज दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो कहां हो रहा है ये चीज? क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब में हो गया। यहां पे अब मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? यानी कि फर्टिलाइजेशन का अगला प्रोसेस क्या बना गुरु? जायगोट। और ये जायगोट कहां बनेगा? यहीं बनेगा, हाँ वहीं बनेगा जायगोट। क्लियर है? अब वो बनते ही पहला दिन के बाद वापस इस जगह पे जायगोट आ जाएगा। अभी बना नहीं है, जायगोट वापस बीच में आ जाएगा। और बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं? यूट्रस, यानी कि कोख। क्या कहते हैं? कोख। अब आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पास मत रहो। अब पेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं यूटरस। पेट से नीचे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ऊपर के बीच का जो रास्ता होता है, उसी जगह होता है जो, उसी को बोलते हैं यूटरस, क्योंकि वही सबसे वाइड और सबसे ब्रॉड होता है ताकि बेबी का ग्रोथ अच्छा हो, उसको एरिया चाहिए। क्लियर है? यहां तो सिकुड़ा हुआ है और ऊपर में जो है वो तो स्टमक है, अब बेबी पच जाएगा, फिर ऊपर रहेगा तो बेबी डाइजेस्ट हो जाएगा ना भाई। क्लियर है? पता चला ऐसे हाथ पैर बेबी फैला दिया, वो उसका पैर ही पच गया चलो ऐसा तो होगा नहीं। खैर, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यूटेरस। यानी कि सीधा आम नॉर्मल भाषा में बोले तो कोख बोलते हैं ना। मम्मी लोग ब्लैकमेल मारती है ना कि तुमको 9 महीना कोख में रखे, हम अपना पेट में पाले हैं। पेट में नहीं पाली तो पच जाते हैं हम लोग। मम्मी लोग को करेक्ट कर देना, पेट में नहीं पाली मम्मी, कोख में बोलिए, कोख में। पेट में तो खाना पचता है, हम क्या खाना थे? हम बर्गर थे। ठीक है, चलिए तो यूट्रस में आ गया। अब यूट्रस में भाई, अब माएँ जो हैं काम भी कर सकती हैं, चल फिर भी सकती हैं, इधर उधर जाना रहता है। अगर किसी की माँ एथलेट स्पोर्ट्स में खेलती होंगी या कुछ और कुछ, या बैंक में काम करती होंगी, तो भाई उनको सीढ़ी चढ़ना होगा, कहीं कहीं बस से उतरना होगा, कहीं कुछ जाना होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हो सकता है ना काम ऐसा। तो भाई यूट्रस तो हिलता रहेगा, क्योंकि लेग्स हिलेगा तो यूट्रस भी हिलेगा और स्टमक भी हिलेगा, तब तो ये सेफ नहीं रहेगा और बेबी टकराएगा। और ये तो अभी एकदम छोटा सा जागोट ही है ना, ये तो मतलब एक कहो तो एक अंडा ही है, ये फूट ही जाएगा ना, या निकल भी सकता है, या एकदम माने डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, सेफ इसका खराब हो जाएगा, तो इतना रिस्क है। तो ये अभी तब तक नहीं एम्ब्रायो बनेगा जब तक इसका वो एम्ब्राइकल कॉर्ड नहीं डेवलप होता है। तो इस ये जो अभी जायगोट वापस आ गया है, ये जायगोट जो यहाँ पे वापस आ गया जेड, इसका जब तक एक रस्सी माँ के नेवल से कनेक्टेड नहीं हो जाएगा, ताकि इसको प्रॉपर एक सपोर्ट मिले एक जगह पे स्थिर रहने का, तब तक ये एम्ब्रायो निकल आएगा। और जैसी एम्ब्राइकल कॉर्ड बन गया, तभी उसको नाम दिया गया भाई एम्ब्रायो। एम्ब्राइकल कॉर्ड से ही तो नाम बना एम्ब्रायो। समझ में आया फर्क? यानी कि जायगोट के बाद अगला प्रोसेस क्या आया? एम्ब्रायो। क्लियर है? अगला, अब अगला जो है उसको बोलते हैं फीटस। क्या होता है? फीटस। अब ये फीटस में क्या फर्क है और एम्ब्रायो में क्या फर्क है? ये जो सेल है, एम्ब्रायो भी बेसिकली क्या था? सेल था। अब एम्ब्रायो जब एक बेबी का स्ट्रक्चर लेने लगे, यानी कि उस बच्चे का हाथ बनना शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा ही सही, उंगलियां दिखने शुरू हो जाए, ठीक है, पैर की उंगलियां बनने शुरू हो जाए, उस सेल से ही बाहर निकल के, एम्ब्रायो से बाहर निकल करके, तब उसे फीटस कहा जाता है। यानी कि एम्ब्रायो बनने के 7 से 9 हफ्ते बाद फीटस बनता है। 7 से 9 हफ्तों के बाद फीटस बनता है। और जैसे ये फीटस बन जाता है, कंप्लीट प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और प्रेगनेंसी क्या होता है? जब एक माँ अपने अनबॉर्न चाइल्ड को जिस्टेशन पीरियड में रख के जब तक उसको बॉर्न यानी कि बाहर ना निकाल देती है, तब तक उस पूरे पीरियड को प्रेगनेंसी बोला जाता है। क्लियर है? पूरे पीरियड को। ये नहीं कि प्रेगनेंसी, अच्छा हाँ फीटस बन गया, हाँ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी ओवर, खत्म, नहीं। जब तक अनबॉर्न चाइल्ड बाहर नहीं आया, तब तक वो महिलाएं प्रेग्नेंट है। क्लियर है? क्लियर है? अब फीटस कितने हफ्ते बाद बनता है? 7 to 9 वीक्स आफ्टर। कौन बोला था मान? साला 9 महीना हो गया है और अभी बच्चा का पैरे हाथ आ रहा है। बच्चा क्या 4 साल अंदर में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था क्या? क्लियर है?
क्लियर है? 7 to 9 वीक्स आफ्टर फीटस, और फीटस के बाद फिर वो, ठीक है। अब जिस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं जी? हाथी। जिस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं भाई? कि एक इंसान एक छोटे से जायगोट को पूरा बॉर्न बेबी बन के निकलने में कितना वक्त लगता है, पूरे तरीके से प्रॉपर डेवलप्ड होके एक ह्यूमन में डेवलप होने में कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं जिस्टेशन पीरियड। तो इंसानों का तो सबको पता है भाई 9 मंथ होता है, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। कोई कोई बच्चा अर्ली आ जाता है जिसको प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, 7 महीना में आ गया, 8 महीना में आ गया। कोई थोड़ा सा डिले भी करते हुए महीने में 8वें महीने में पैदा ले लेते हैं ना, पूरा मतलब 1 महीना का दिक्कत हो जाता है ना, तो वो जो है वो बहुत दिक्कत वाला चीज है। वो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा, उसका इम्यूनिटी क्या रहता है, हमेशा वीक रहता है, कमजोर रहता है, ठीक है। और जो प्री बहुत माने कि लेट मैच्योर भी होता है, उसके साथ भी सेम कंडीशन होता है। तो बेसिकली आपको वो भी कमजोर होगा। जिंदगी आपको एक ही चीज बोल रही है, वक्त पे सब कुछ सही चीज जरूरी है, ठीक है। यानी कि 9 मंथ बोला गया तो 9 मंथ में ही होना है, लेट किए तो भी दिक्कत है और जल्दी किए तो भी दिक्कत है। क्लियर है? बात करते हैं सर्विक्स की। यह क्या करता है, ऐसा समझिए ना भाई कि ये जो है ओवेरी का यानी कि वजाइना का डिवीजन पार्ट है। क्या है? डिवीजन पार्ट। इससे ऊपर बेबी रहता है और इससे नीचे वजाइना है हमारा। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक ही आपका जो है क्या बोलते हैं कि स्पर्म आता है और यहां से ये डोर से एंट्री होके फिर फर्दर स्पर्म जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली ये जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और पेनिस अंदर जाता है तब तो ये ओपन होता है, लेकिन उसके बाद ये ब्लॉक रहता है, क्योंकि जब एक बार अगर बेबी बन गया तो गिर भी सकता है। बेबी गिर सकता है ना भाई, ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा ना। मान लो ये यहां से फर्टिलाइज होकर के एक सेल के फॉर्म में आया और आप ताकत लगाए तो आपका पेट पे ताकत लगता है ना। इसको ये सिकुड़ा, कुछ ऐसा काम किया कि सिकुड़ा, तो कहां सेल को कहां नीचे फेंकने की कोशिश करेगा ना, तो ये फिर तो बेबी गया मेरा। तो उसको गिरने से बचाता कौन है? सर्विक्स। यानी कि सर्विक्स इज अ फिजिकल बैरियर जो डिवाइड करता है ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन, और बेबी को इंटैक्ट अपने जगह पे रखने की पूरा हेल्प करता है कि बेबी जो है नीचे ना गिर जाए कोई भी प्रेशर वगैरह की वजह से। तो वो कौन होता है? सर्विक्स होता है। क्लियर है? क्या तो सिंपल है भाई। वजाइना है जो कि क्या बोलते हैं, रिसीव करता है स्पर्म। उसका मेन फंक्शन क्या है? रिसीव करता है स्पर्म। चलो, जिस तरीके का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार्ट बनाए थे उसी तरीके का सेम अब फीमेल में बनाना है और लिखवा रहे हैं, लिखना है। प्लासेंटा क्या होता है? बेबी तो माँ के कोख में है। अब बेबी को खाना पानी, और बेबी जिंदा है कि बेबी अंदर अगर जन्म ले रहा है तो मतलब जिंदा है ना बेबी, तो बेबी सांस भी ले रहा होगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ, मतलब बेबी मर गया नहीं, मतलब अगर कोई भी जीवित चीज है तो सांस लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, हम वही समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो सांस लेगा। अब अगर एक बार बताओ, कोई भी अगर जीवित चीज है तो उसके अंदर कचरा बनता है कि नहीं बनता है? कचरा निकालेगा भी, कहाँ निकालेगा, कैसे निकालेगा, कहाँ जाएगा, कैसे हो रहा है सब, उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ में आया? इधर ये एक महिला है, ये अभी प्रेग्नेंट है। ये जो ये इसका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है? बेबी है। और बेबी अभी इस तरीके से बनाया है, बस ये समझो कि बेबी है, लेकिन बेबी अभी किस फॉर्म में है? एम्ब्रायो के फॉर्म में है। यानी कि किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? और एक बात याद रखना, एम्ब्रायो को तो आपको पता है कि हाथ पैर, अभी फीटस भी नहीं बना है, समझ रहे हो? चलिए, अब एम्ब्रायो पे है, इससे एक रस्सी कनेक्टेड होता है। क्या कनेक्टेड होता है? एक रस्सी कनेक्टेड होता है जिसको हम प्लासेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा भी बोलते हैं। और ये मदर के जो वो नेवल होता है ना, उससे कनेक्टेड होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्या? हाँ, प्लासेंटा इंटरनली कनेक्टेड है और उसके ऊपर में जो माने 2 रस्सी है, ऐसे समझो, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो दोनों का फंक्शन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। यहाँ पे बेबी इसी से अटैच होके हिल नहीं पा रहा है, माने कि यही एम्ब्राइकल कॉर्ड हुआ ना भाई, हुआ ना? क्लियर है? अब बेबी चलो स्टेबल है, अभी धीरे धीरे फीटस बनेगा ही बनेगा, लेकिन फीटस बनने के लिए उस सेल को लगातार एनर्जी, न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ना। और अगर वो सेल है यानी कि वो जीवित है तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा सांस लेने के लिए। सब कहाँ से मिलेगा?
जो मां लेगी सांस वही इस प्लासेंटा से जाएगा और बेबी को सब कुछ मिलेगा, खाना, पानी, हवा। और बेबी जो कचरा, बेबी के अंदर जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट एक्सक्रीशन होगा वो वापस इसी रास्ते से मां को जाएगा और मां के थ्रू वो कचरा बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? ऑक्सीजन तुम लोगों को समझ में आया? भाई प्लेसेंटा क्या है? एक वेसल है ना। अब वेसल के अंदर से क्या पास होता है? ब्लड। अब सब कुछ तो ब्लड ही कैरी करता है ना, न्यूट्रिएंट भी। जैसे हमारा नॉर्मल मान लो हम लड़का है, मेरे अंदर तो बेबी नहीं होगा, लेकिन हमको एनर्जी चाहिए होगा, तो मेरे यहाँ पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ये न्यूट्रिएंट जितना जो विली पढ़ाए थे वो एब्जॉर्ब किया और वो कहाँ भेजेगा सारा न्यूट्रिएंट? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू सबको जो सेल को जो जिस तरह का ताकत चाहिए उसको मिल जाएगा। और सेम वे में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा था। तो उसी वे में हमारे इस प्लासेंटा के थ्रू खून से बेबी को चल जाएगा और बेबी का सारा कचरा मदर को भी वापस चल जाएगा और मदर फिर जो बाहर अपना उसका कचरा निकालने का जो अपना नॉर्मल एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती है उससे वो कर देगी। और अपना सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है बेबी का भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये प्रोसेस आपका यहाँ पे समझ में आया? वेसल से ही पानी भी जा रहा है, आपका ऑक्सीजन भी जा रहा है, आपका गैस मतलब ऑक्सीजन में आया वो भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है और खाना का न्यूट्रिएंट भी जा रहा है। बात समझ में आई? अब पूछ रहे हो कैसे जा रहा है? कैसे क्या जा रहा है? ये सेल पूरा एम्ब्रायो, इससे ये सेल कनेक्टेड है, इसको दे रहा है, बेबी को पूरा मिल जा रहा है। ये चीज समझ में नहीं आ पा रहा आप लोगों को? आप लोग समझ रहे हो कि बेबी हम लोग की तरह है और उसको अंदर में प्लांट कर दिए, उसका सब कुछ काम कर रहा है, हार्ट जैसा, लंग्स जैसा, सांस। फिर अंदर क्या कर रहा है वो? उसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था ना। अभी तो सेल है, कुछ ग्रोथ, उसका ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ है। हाथे पैर तो बनने में उसको 7 से 9 हफ्ता लग जा रहा है, तो कहां से अभी ये सब सिस्टम बन जाएगा? तो कैसे मिलेगा? इस प्लासेंटा के थ्रू मिलेगा। और क्या है? सिंपल। क्या? वाटर। और सुनो, अगर मदर को कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, चाहे एड्स है, तो वो बच्चों को भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि ये वेसल है और ब्लड के थ्रू ही ना सब कुछ जा रहा है भाई। हाँ, यानी कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कनेक्टेड होगा और खाना, पानी, ऑक्सीजन और जितना मिनरल और न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना है बच्चे से, सब किसके थ्रू हो रहा है? यही प्लासेंटा। और प्लासेंटा के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड, उसके थ्रू हो रहा है। तो भाई अगर बीमारी होगा तो बीमारी भी तो ट्रेवल कर रहा है ना ब्लड के थ्रू, उसके ब्लड में ही पाया जाएगा ना, तो बच्चे को भी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ब्लड ग्रुप अभी बन रहा होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं बना होता है। ठीक है, बच्चा अब सिर्फ मम्मी का ही खून है, कैसे बोल दिए? पापा का स्पर्म नहीं था, तो दोनों मिला होगा, तो दोनों का हेरिडिटी लिया होगा ना वो। अब दोनों का हेरिडिटी लिया है तो ए और बी, तो बच्चे के पास बाप वाला तो अभी है और माँ वाला मिल रहा है, तो वो कंबाइन होकर धीरे धीरे जब डेवलप होगा तो ए बी है, तो कौन सा बनेगा वो डिसाइड होना है, वो उसका डिसाइड होगा। समझे? एक बैग में कैसे बोल सकते हो कि वो मदर का हो जाएगा, मतलब सिंगुलर हो जाएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक पेरेंट की जरूरत है। तो बच्चे के पास पापा वाला है हेरिडिटी का वो, क्योंकि स्पर्म और ओव्यूल जो उस समय मिला, और मदर के पास से तो आ ही रहा है, तो वो कंबाइन होकर के वो उसका डिसाइड करेगा, उसी का होगा कि ए और बी का है तो क्या क्या बनता है? इधर ए होगा, या तो बी होगा बच्चे का, या तो ए बी होगा, 3 होगा, तो वो डिसाइड होगा। फिर समझ में आया? एक माँ से कैसे सिर्फ डिसाइड हो सकता है? हाँ, अगर बच्चे को भी, बाप को बीमारी था डायबिटीज या कुछ, तो बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि खून का ट्रांसमिशन बाप के साथ नहीं हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है? मदर के साथ हो रहा है, अंदर में, यहां से खून। इसीलिए आप देखोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। जितना खिला दो, जितना न्यूट्रिएंट वाला फूड उनको खिला दो, तुम जितना भी केयर कर लो, लेकिन उसके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी, आयरन का कमी हमेशा कम पाया जाएगा। क्यों कम पाया जाएगा? क्योंकि सब कुछ कौन लेते जा रहा है? बच्चा। उस समय माएँ सिर्फ अपने लिए नहीं खाती हैं, बच्चा के लिए भी, उनको भूख भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वो खाना कौन लेगा? बच्चा लेगा। उनको बाथरूम वगैरह भी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भी अपना एक्सक्रीशन किसके थ्रू कर रहा है? मदर के थ्रू कर रहा है। यूरिन ट्यूरिन जो भी बन रहा होगा उस सेल में, जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा इस बच्चे का, ये वापस प्लेसेंटा के थ्रू चल जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट होगा वो वापस जाएगा, और साथ में बीमारी भी ट्रैवल होगा। देखो,
0 से 14 दिन, यानी कि 0th डे से 14 डे तक जो आपका यूट्रस होता है उसके किनारे ब्लड, ये जो आपका पीरियड होता है कैसे होता है, ऐसे करके यूट्रस था, यूट्रस के किनारे आपका ब्लड वेसल का थैली जमा होने लगता है। किसका? ये बनता है। और ये बेसिकली क्या है? ब्लड वेसल। पढ़े हो ना ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, खून की नली, वो तैयार होने लगता है। कितना दिन लगता है उसको तैयार होने में? 0 से 14 दिन। क्लियर है? अब 14 दिन बाद ये तैयार हो जाता है। और ये क्यों बनता है, क्यों तैयार होता है? क्योंकि आपके ओवेरीज को, यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लगता है कि अब समय हो रहा है, स्पर्म आएगा। स्पर्म आएगा तो ओवेरी से यहाँ पे एग आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनली जायगोट आएगा। तो भाई जायगोट आएगा तो इसको प्रोटेक्शन तो देना होगा ना, वरना तो फिर बेबी मर जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ब्लड वेसल बनता है। कब से कब बनता है? 0 से 14 तक। यानी कि इस फेज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में 0 से 14 दिन के बीच में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये वॉल बन रहा था। 14 दिन उसको लगेगा ये ब्लड वेसल को वॉल बनने में। तो ये अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है बेबी को, तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये वॉल बना ही नहीं रहा है। वॉल तो अभी बनना शुरू होगा, 14 दिन लगेगा। तो जब, यानी कि अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए अभी तक वॉल बनेगा नहीं। इस वक्त तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मेल या फीमेल में, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या रहेंगे? बहुत ही कम रहेंगे। क्लियर है? मेन चांसेस कहां से शुरू होगा? जब ये वॉल 14वें दिन में बन जाएगा, तो मेन चांसेस 15 है। ऐसे तो 15 से 28 भी गिनाया जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा डिले होता जाएगा उतना ज्यादा चांसेस कम होता जाएगा। यानी कि आपके जो पहला पीरियड खत्म हुआ था, उस पीरियड के बाद से 0 से स्टार्ट करोगे तो 15वां से 16वां दिन बेस्ट गिना जाता है। अगर किसी को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रहा है, काफी तकलीफ हो रहा है, वो नहीं होता मन्नत मांगता है, ये होता है किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत होती है, किसी का ब्लड ग्रुप एकदम। आपको समझ में आ गया? ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि कभी ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कोई मेडिकल जांच करा के शादी नहीं कराता, कुंडली मिला के शादी कराता है। अगर दिक्कत हो और प्रेगनेंसी में अगर दिक्कत हो रहा हो तो याद रखिएगा, पीरियड से 15वें से 16वां दिन बेस्ट है, ठीक है। और 0 से 5 दिन तो कुछ भी कर लो, ये सब यहाँ तो एकदम 0% चांस है प्रेग्नेंट होने का, 0% चांस है प्रेग्नेंट होने का। अब ठीक है, अब यहाँ पे मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो बेबी आ गया, जायगोट बन गया, बहुत बढ़िया। अब पीरियड बंद, 9 महीना के बाद बेबी निकल जाएगा। लेकिन सेम फेज अगर यहां तक ब्लड वेसल बना, अभी इंतजार नहीं कर रहा था बेबी का, तो अभी तक ब्लड वेसल नहीं बना था, लेकिन यहां तक ब्लड वेसल बन गया। अब इंतजार कर रहा है कि भाई स्पर्म आ जा, बेबी बन जाएगा, क्योंकि हम ब्लड वेसल बना के तैयार कर लिए। लेकिन ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, क्योंकि ना तो अभी तक शादी हुआ है ना कुछ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हुआ, तो स्पर्म आया नहीं आया, बेबी बना नहीं आया, तो ये तो खाली रह गया। ये बस इंतजार करते रह गया कि गेस्ट जो है आएगा। लेकिन गेस्ट आया क्या? नहीं आया। अब जब गेस्ट नहीं आया तो ये इंतजार इतना दिन किया इसको, ना बेबी आया। तो जब यहाँ पे ये वाला अंदर का बेबी रहा ही नहीं जिसके लिए ये पार्ट बना था, तो इसका क्या काम? तो ये जो है शेड हो जाएगा, यानी कि झड़ जाएगा, ये ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये ब्लड ही वेसल था जो कि खून से बना था, और फाइनली खून बन के पीरियड्स के रूप में निकल जाएगा अगर बेबी नहीं आया तो। और अगर आ गया स्पर्म जिससे जायगोट बन गया तो नहीं झड़ेगा, और अगर नहीं आया तो पीरियड के फॉर्म में ये ब्लड वेसल झड़ के निकल जाएगा। और कब तक झड़ेगा? 0 से, ये देखो 28वां के बाद इसको, ये 28 तक इंतजार करेगा कि भैया आ रहा नहीं आया, तो बस अब इसको झाड़ देगा, और 0 से 5 दिन इसको झड़ने में लगेगा, और फिर तुम्हारा वहां से नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। बात समझा? यानी कि ये डाटा में क्या समझ में आया कि 0 से 5 दिन तो कभी बनता ही नहीं है ना। हाँ, 5 से तो शुरुआत ही होता है बनने में, और 14वां तक कंप्लीटली बनता है। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे आप?